मैं बिल्कुल भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैं बताऊँगा अभी तो शायद बिलीव नहीं करेंगे लोग, बट अराउंड 70% ही आए थे मेरे 12th में मार्क्स। मैं हेजिटेट नहीं करता था पूछने में कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि कंप्यूटर साइंस से भी नहीं है फिर भी क्यों पूछ रहा है, कंपनियां भी नहीं आती यहाँ फिर भी क्यों सपने देख रहा है इतनी बड़ी कंपनियों की। सही बात। नो वन विल गिव मी जॉब जस्ट लुकिंग एट माई CGPA। तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट किया था? लाइक मुझे था ऐसा कि मुझे ऐसा करना है जिससे अच्छा पैकेज लगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे इंप्रूव किया? मुझे ये अचीव करना है, भले ही मुझे कॉलेज से 4 बैक लग जाए। तो मुझे पता था कि ज़्यादा कंपनियां आएंगी नहीं, और आएंगी भी तो शायद मेरे ब्रांच को अलाउ करेंगी नहीं। असाइनमेंट भी उनके करके दे रहा हूँ, फिर भी कुछ उधर से आ नहीं रहा मीनिंगफुल। इवन HR बोल के पीछे हो जा रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए, उनको रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए? लोग 2-2 हज़ार क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप वही 500 क्वेश्चन जो अच्छे सवाल हैं उसको आप 2-3 महीने बाद फिर से लगाओगे तो हो सकता है कि आपसे ना हो। किसी इंसान को गूगल या इसके जैसी कंपनी में जानी हो तो लीड कोड करना इनफ है? टॉपिक्स अगर मैं बोलूँ तो ग्राफ और DP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया एक फुल टाइम जॉब के साथ? आपके लाइफ में कभी सिचुएशन आएगा जिसमें आपको मेक और ब्रेक का सिचुएशन रहेगा। कि ऑफिस जाके कैसा लगा भाई? वहाँ पे जो सुनी सुनाई बातें क्या वो सही में सच है? जितना मर्जी इतना चाहो खाना खा सकते हो। खाना वहाँ जो मिलता है वो शायद 5 स्टार होटल जैसा खाना है। जैसे घर पे आप होते हो, आपको पूछता है, आपके मम्मी पूछते हैं बाबू खाना खाओगे यार 2 घंटे पे तो वैसा ही है। पैकेज रिवील कर सकते हो कितने का मिला था उस समय? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अदर यूट्यूब वीडियो। तो यार आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हिज नेम इज़ मनीष। आई वोंट कॉल हिम एट गेस्ट, ही इज़ एक्चुअली माई कलीग, माई फ्रेंड. So we were in the same company, G, and he recently made a switch to Google, जिसको भाई मक्का मदीना ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहा जाता है. So like that is the epitome of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. वहाँ पे अपन चले जाए तो लोग कहते हैं लाइफ सेट है. तो आज हम उसके ही बारे में बात करने वाले हैं कि भाई ने कैसे स्विच मारा 2 साल के बाद, एंड पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कितना हार्ड होता है गूगल में जाना, कितनी सैलरी मिलती है, वहाँ के पर्क्स क्या क्या होते हैं. तो एक एंड टू एंड डिस्कस करेंगे और हम ट्राई करेंगे इस पूरे कॉन्वर्सेशन को बहुत ही इनफॉर्मल रखने का, ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाओ. ठीक है. एंड मोर देन यू गाइज, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू नो अबाउट हिज जर्नी, क्योंकि डैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल. क्योंकि समडे अगर मैं भी कोई स्विच करता हूँ तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्वर्सेशन मुझे भी काम आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनीष. तो मनीष भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है. तो बताओ, पहली बार तो बताओ कैसा फील हो रहा है भाई? गूगल की लोग भाई सपने देखते हैं कि भाई वहाँ पे जाके जॉब लग जाए तो लाइफ सेट है. तो कैसा फील हो रहा है? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है. हमेशा से मतलब ड्रीम था कि गूगल में काम करूं. हाँ, स्पेसिफिकली गूगल. और भी बहुत अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, बट ये ऐसा था कि स्कूल टाइम से ही नाम सुनते आ रहा था. करेक्ट. कि गूगल में काम करने वाले लोग जो होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, एक प्रेस्टीज होता है कि ये बंदा गूगल में है. हाँ, वैसे भी मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो वहाँ गूगल ये सब काम करना बहुत एक बड़ी बात मानी जाती है. तो अच्छा फील हो रहा. डेफिनेटली. मैं भी गाइज, मैं भी बिहार से ही हूँ, तो अपन दोनों बिहारी ही हैं. तो बिहारी आर रीचिंग गूगल एंड बिग टेक कंपनीज. तो इससे मैटर नहीं करता कि आप कौन से सिटी से हो, कितने छोटे शहर से हो, आप कहीं भी पहुँच सकते हो. बस ये रोड मैप जो बताएंगे मनीष भाई वो फॉलो करो, आप कहीं भी पहुँच सकते हो. उसके बारे में बात करेंगे. तो बिफोर वी डाइव फर्दर इनटू दिस कॉन्वर्सेशन कि कैसे क्रैक किया, क्यों क्रैक किया, तो पहले मैं इनका माइंडसेट समझना चाहूँगा कि भाई तुम बचपन से ही जब स्कूल टाइम में थे तब से ही मतलब बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, या फिर मतलब कैसा, या फिर बीच में तुम कॉलेज में गए थे एकदम माइंडसेट शिफ्ट आया कि भाई अब तो मतलब फोड़ना है, IIT नहीं निकला या NIT नहीं निकला. तो मैं कॉलेज का जर्नी जानना चाहूँगा कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में क्या माइंडसेट रहा होगा. तो पहले क्वेश्चन का जवाब कि मैं ब्राइट स्टूडेंट था या नहीं, तो मैं नहीं था. मैं बिल्कुल भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ. इवन मेरे 10th-12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बहुत ख़राब एक्चुअली आए हैं. क्या, कैन यू शेयर दैट? पता नहीं, मैं बताऊँगा अभी तो शायद बिलीव नहीं करेंगे लोग, बट अराउंड 70% ही आए थे मेरे 12th में मार्क्स.
रियली भाई, जबकि मैं ये बिहार बात बोर्ड मुझे भी नहीं पता थी अभी तो। बिहार बोर्ड से दिया था 12th का अपना एग्ज़ाम, हाँ और मैं साथ में जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। करेक्ट। तो जेई प्रिपरेशन में मतलब काफ़ी मेहनत करना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था नहीं और बहुत अच्छी स्कूलिंग भी नहीं हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और पहली बार में सफल भी नहीं हुआ था जेई के एग्ज़ाम में, और दूसरी बार में भी ट्रिपल आईटी मिली। अच्छा, तुम भी ड्रॉपर हो? हाँ, तो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम से मैंने बीटेक किया, करेक्ट। और वहाँ भी मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला था। तो मेरा बैकग्राउंड भी मतलब कंप्यूटर साइंस का नहीं था। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से में ही जाने से पहले ही मुझे पता थी कि अगर मुझे उस लेवल तक जाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और कंपनियां भी नहीं आती थी उतनी अच्छी, खास करके गूगल जैसी कंपनियां कैंपस में भी नहीं आती थी। तो कौन सा ब्रांच था तुम्हारा? my branch is like very new here. It's called smart manufacturing. So it's a integrated kind of electrical and computer science. Okay. So kind of totally based on robotics, IoT, and little bit of manufacturing. So there is kind of coding courses, but not like computer science branch. It's kind of mix of electrical and computer science. So it was a bit difficult to get into this big tech companies. So तो मैं फर्स्ट ईयर से ही मतलब फोकस था कि अगर मुझे जाना है, अगर आईटी में, अगर गूगल अमेजोन जैसी कंपनियों में, आई विल हैव टू फोकस ऑन कोडिंग मोर. आई शुड नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द कोर्सेज दैट आई एम बीइंग टॉट. तो मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब डिसाइड कर लिया था कि मुझे कोडिंग पे फोकस करना है. मैं अपने कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा. करेक्ट. और मैंने प्रिपरेशन तैयारी स्टार्टिंग कर दी थी. मतलब पहले लैंग्वेज सीखा और फिर मैंने डीएसए करना स्टार्ट कर दिया था. फर्स्ट सेमेस्टर की बात है ये सब, है ना? फर्स्ट सेकंड? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर आई वाज टोटली फोकस्ड ऑन लर्निंग लैंग्वेज एंड बेसिक प्रोग्रामिंग. जैसे कि यहाँ पे कई लोग होते हैं ना कि उनको पहले से कोडिंग आती है, 11th-12th में उन्होंने लिया होता है, और एक कुछ लोग होते हैं कि जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में ही जाके मेरे जैसे स्टार्ट करते हैं कि भाई कोडिंग करना है क्योंकि उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं. ठीक है, मेरा तो एक ही मोटिवेशन था कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बट उसमें एक कैरियर सेट है, इसलिए मुझे कोडिंग करना चाहिए. क्या वो पैसे वाला माइंडसेट था और एक सिक्योर करना था फ्यूचर, या फिर तुमने कोडिंग ट्राई किया और तुमको मजा आ गया कि भाई ये चीज़ तो बढ़िया है, इसमें पैसे मिल रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट इसमें मेरे को मजा आ रहा है? कैसा माइंडसेट था? आई विल से काइंड ऑफ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. ओके, सेफ आंसर. मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले कोडिंग का. कॉलेज जाने से पहले मैंने कभी कोई लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट नहीं किया था पहले. ओके. तो सब कुछ आकर के मतलब कॉलेज में ही पता चला कि क्या होता है एक्चुअली. और सीनियर्स से थोड़ी हेल्प ली, पता किया. मैं हेजिटेट नहीं करता था पूछने में कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में. करेक्ट. कि कंप्यूटर साइंस से भी नहीं है फिर भी क्यों पूछ रहा है, कंपनियां भी नहीं आती यहाँ फिर भी क्यों सपने देख रहा है, इतनी बड़ी कंपनियां भी. सही बात है. तो बट मैं फोकस था. कई बार ऐसा लगता था कि मतलब कुछ नहीं होगा, कई बार ऐसा लगता था कि शायद नौकरी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा, उतना भी बहुत होगा. बट आई वॉज लाइक आई विल हैव टू वर्क हार्ड एंड आई टोटली was focused on learning programming only. So I was like even my CGPA will go down, it doesn't matter anyway, no one will give me job just looking at my CGPA. So it doesn't matter. मतलब सेल्फ डाउट तो बहुत था कि यार होगा नहीं होगा, एक जॉब भी मिल जाए, बट एक चीज़ पक्की थी कि यार मेहनत करेंगे, अब वो मेहनत जहाँ ले जाए, जितना भी हार्ड वर्क हो, कोई भी अब कंपनी मिले, एक अच्छी सी जॉब लेके निकलनी है. राइट. सो लाइक कुछ कंपनियां आती थी अच्छी कॉलेज में, बट वो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस को ही अलाउ करती थी. एंड मुझे ऐसा था कि अगर मेरे टाइम पे अगर कोई कंपनियां अगर आई और अगर अलाउ करती हैं, कोई भी एक कंपनी भी अगर अलाउ करती है, तो मुझे ऐसा है कि किसी का हो या ना हो, मेरा होना चाहिए. एंड आई हैड दिस माइंडसेट that even if I'll get a chance in one company, I will have to crack that. तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम? The first language I learned is like C language. That वो सबको सी ही पढ़ाते हैं. सभी कॉलेज में पढ़ाते हैं. उसके बाद
मैंने पाइथन पढ़ा था। अब जैसे मैं नया था, मुझे था ऐसा कि कुछ ऐसे करना है जिससे अच्छा पैकेज लगे। करेक्ट। तो मैं नया नया कॉलेज में था, तो मशीन लर्निंग और एआई काफ़ी चर्चे में आ रहा था। हाँ। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पे पढ़ा जाए, कुछ अलग करूँगा तो शायद अच्छी जॉब लग जाएगी। हाँ। तो मैं फर्स्ट ईयर में ही मतलब मैंने कोर्स किया NPTEL से पाइथन का, और फिर मैंने एक एक्सटर्नल कहीं से एक और कोर्स खरीदा मशीन लर्निंग का, और मैं किया। पर समझ में आया कि मशीन लर्निंग इतना आसान नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लो और आपसे हो जाए। हाँ। क्योंकि उसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सब आने चाहिए। बहुत सारी मैथ्स। हाँ, बट बेसिक चीज़ें आप जान जाते हो कि मतलब क्या है। तो मेरा उतना ही था, मैं जान गया, बट मुझे अब फिर से उतना ज़्यादा मैथ्स वैथ्स पढ़ना था, तो मुझे लगा इंटरेस्ट कि नहीं आया कि यार नया ट्राई करते अलग अलग जोन में मैं चला जाऊंगा। हाँ। तो ये फर्स्ट ईयर की बात है, राइट? हाँ, फर्स्ट ईयर में ये हुआ। फर्स्ट बट मुझे इतना इससे समझ में आ गया था कि कोडिंग ही मुझे करना है। और फिर मैंने एक था कि मतलब ढूंढते रहते हैं ना कि क्या पढ़ना चाहिए कि गूगल में जॉब लग जाए, माइक्रोसॉफ्ट में लग जाए। सही है। तो जहाँ भी देखता था जावे समय एक ही चीज़ समझ में आता था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जैसे डीए से आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज और फ्रेमवर्क का रिक्वायरमेंट नहीं रहता कि आप ये सीखो वो सीखो, आप अपने लॉजिक पे काम तो करो। उसका है कि आपका जितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा उसके बेस। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे इंप्रूव किया? बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो व्हाट यू पर्टिकुलरली ऑप्टेड आउट? राइट। सो मेरे कॉलेज में बहुत अच्छा कोडिंग कल्चर भी नहीं था। कॉम्पिटिटिव कांचीपुरम। हाँ, कि कोडिंग क्लब हो और उसमें रेगुलरली बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हो कॉन्टेस्ट वगैरह में। तब तक मुझे इतना मतलब फर्स्ट ईयर के बाद समझ में आ गया था कि मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। और उस वक्त ऐसा था, एक कोविड के पहले की बात है, तो उस वक्त ऐसा था कि जो लोग कोड सिर्फ पे 5 स्टार बन जाते थे या कोड फोर्सेस पे मास्टर बन जाते थे, उनका इजीली हो जाता था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब में। एक काइंड ऑफ बेंचमार्क था कि अगर वो कर लो तो चांसेस है कि यू आर समवेयर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर गूगल एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यूज। राइट। सो मेरा फर्स्ट ईयर के बाद ये बन गया था कि मुझे ये अचीव करना है। भले ही मुझे कॉलेज से 4 बैक लग जाए, बट मुझे ये अचीव करना है। ओके। तो मैं इसी को चेस करने लगा। कोडिंग के मतलब जो लोग कर रहे थे, गिने चुने 8-10 लोग सीपी कर रहे थे मेरे कॉलेज से, अच्छे थे, तो उनसे मैं थोड़ा जुड़ा बात किया और फिर मैं स्टार्ट कर दिया था। पहले तो मैं मतलब फर्स्ट ईयर में गिग्स पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे, और लगभग 300-400 सवाल मैंने गिग्स पे कर दिए थे फर्स्ट ईयर में। हाँ, आते नहीं थे मुझे, मतलब बनते नहीं थे किसी तरीके से। हाँ, टाइम लगता था बहुत। बट उस वक्त ऐसा नहीं था कि मतलब ये सब नहीं था, चैट जीपीटी ये सब की कॉपी पेस्ट कर ले। अभी तो फिर भी बहुत हेल्प हो जाता है। हाँ, फिर भी सोल्यूशन मिल जाते हैं गिग्स पे। बनते नहीं थे, टाइम देता था, फिर सोल्यूशन देखता था, फिर करता था। नोट्स वोट्स मैं नहीं बनाता था पर्टिकुलरली, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर साइंस वाले सबको नोट्स बनाने की जरूरत है। मैंने तो याद नहीं, आप जस्ट एक बार आप सर्च करोगे गूगल पे, सब कुछ आ जाएगा, कुछ मिल जाएगा। करेक्ट। एक लैपटॉप काफी है, उसमें ही तुम्हारा ब्रह्मांड। तो मैंने नोट्स वोट्स नहीं बनाता था। मैंने सिर्फ मतलब अपने हाथ गंदे करने के लिए लीड कोड पे इस पे गिग्स पे ही पहले 300-400 सवाल किए, जो कि मैं मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा सवाल किया हुआ उस पे दिखा देता है कॉलेज टॉप पे रैंकिंग। तो मैं देखा कि जब मैं 1 पे आ गया तो मैं छोड़ दिया गिग्स। ओके। आई वाज जस्ट चेसिंग दैट कि मेरे को टॉप पे आना सबसे ज़्यादा, मेरा नाम एटलीस्ट कॉलेज में मैं टॉप 10 में रहूं, ताकि अगर कंपनी आए और मेरे ब्रांच को अगर मौका मिले तो मेरा हो जाए उसमें। ओके। फिर मैंने कोड फोर्सेस पे स्टार्ट किया था पर्टिकुलरली, और कोड शेफ पे। फिर लॉकडाउन आ गया था तो सब घर पे चले गए थे, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मिला। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कोर्सेज पे अपने फोकस नहीं करता था जो कॉलेज में पढ़ाए जाते थे। बट अगर मैं कॉलेज में होता तो मुझे अटेंड करना पड़ता अटेंडेंस के लिए, और जाना पड़ता कॉलेज, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता मेरा। 75% अटेंडेंस करना ही पड़ता है। तो घर पे होने की वजह से मैं फोकस कर पाया पर्टिकुलरली कोडिंग पे, और मैं दिन भर कोडिंग करता था। सेकेंड ईयर की बात है। हाँ, कोड सेफ पे लगातार कोडिंग करता था, जैसे उसके सारे कॉन्टेस्ट देता था,
कोड फोर्सेस पे सारे कॉन्टेस्ट देता था, जो नहीं क्वेश्चन बनते थे अगले दिन में करता था, रात में कॉन्टेस्ट देता था। तो सेकंड ईयर मैं बोलूँगा कि तुमने भाई पूरा फोकस किया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे और लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया। इवन थर्ड ईयर का हाफ तक का, थर्ड ईयर के हाफ तक, हाँ, करेक्ट। मैंने सिर्फ सीपी किया और तब तक कोई इंटर्नशिप कुछ नहीं किया था? कुछ भी नहीं, सिर्फ सीपी, सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में करता था। ओके। मतलब समझो कि ऐसा रात में जहाँ भी अगर कॉन्टेस्ट हो रहे हैं तो मैं पार्टिसिपेट करता था, किसी तरह का हो, अगर वो रैंकिंग वाला हो, नॉन रैंकिंग वाला हो। और दिन में मैं फिर जो सवाल नहीं बन पाते थे मेरे, उससे मैं उसके सॉल्यूशन देख करके मैं देखता था कि जिस टॉपिक से नहीं हुआ उसको पढ़ता था, ऐसे करता था। बट बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि फाउंडेशनल नॉलेज उतना अच्छा नहीं था स्कूलिंग या फिर पहले का, तो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। बट मैं ट्राई बहुत ज़्यादा किया, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाया। मतलब मेरे लिए जेई वाला स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ था कॉलेज में ही भी, मैं पढ़ ही रहा था 12-14 घंटे। क्योंकि वो एक होता है ना अंदर से कि यार आईआईटी नहीं मिला तो उसका बदला यहाँ निकालना है ना। तो मैं कॉलेज में भी मतलब उस तरह से पढ़ ही रहा था, मैं 12-14 घंटे दे ही रहा था, बट सिर्फ कोडिंग पे। फिर थर्ड ईयर के बाद तो आई गेस प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, राइट? पहले समर वेकेशन आता है और समर वेकेशन के बाद प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, लाइक 6 सेमेस्टर के एंड। पहले तो इंटर्नशिप के लिए आई थिंक वो जो 2 मंथ का जो गैप होता है, फरवरी और समथिंग, अच्छा फरवरी से स्टार्ट कर दी, कंपनी आने लग जाती हैं इंटर्नशिप से सब के लिए। अच्छा, जो समर इंटर्नशिप के लिए, राइट? हाँ, थर्ड ईयर तो मेरे कॉलेज में, मेरे ब्रांच में 5 मंथ का स्पेसिफिक टाइम रहता है जिसमें इंटर्नशिप करना होता है सबको। ओके। तो 5 मंथ दिया जाता है सबको। वो 5 मंथ आई गेस लास्ट सेमेस्टर में होता है या फिर नहीं? In my college, in my branch, it was 5 months in third year only. थर्ड ईयर ओल्ड, ओके, कंपलसरी? Yeah, it was compulsory. भले रिसर्च का करो या कैसा भी इंडस्ट्री वाला करो। In 6th semester. तो आई थिंक फरवरी में वो इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, राइट? यू अप्लाइड फॉर द इंटर्नशिप, थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट सीखा, राइट? हाँ, फिर मैंने अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, या जो कंपनियाँ आई जिसने अलाउ किया, तो मैंने एक ही कंपनी में शायद अप्लाई किया था। और कॉलेज का ऐसा रूल होता है कि एक बार आपका किसी में हो गया इंटर्नशिप, ये बहुत एक्सेप्ट कर लिया तो उसी में करना पड़ता है। हाँ। बट मैंने कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी नहीं, और आएंगी भी तो शायद मेरे ब्रांच को अलाउ करेंगी नहीं। तो जहाँ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मिल जा रहा है मुझे थोड़ा भी अच्छा, वहाँ कर लेता हूँ। तो मैंने जिसमें अप्लाई किया उसमें मेरा हो गया, और फिर मैंने लगभग वहाँ, तो ये फरवरी में स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया फरवरी में जैसे मतलब मुझे ऑफर मिल गया था इंटर्नशिप का, और क्वांट्रियम नाम की कंपनी थी। ओके। ओके। तो उसमें मैंने मतलब अप्रैल से इंटर्नशिप स्टार्ट किया। लगभग मैंने दिसंबर तक वहाँ इंटर्नशिप किया था, अप्रैल से लगभग टोटल 8 मंथ्स। उसी बीच प्लेसमेंट क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, तो उतना लोड था नहीं, उतना लोड नहीं था, और डेवलपमेंट का काम तो होगा, मैं कॉलेज में रह के भी। और डेवलपमेंट का काम था इंटर्नशिप में, कैसा क्या सीन था? टोटली मेरा बैकएंड में काम था वहाँ, बैकएंड में पाइथन में काम, था, पाइथन फास्ट एपीआई। तो जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि उसके बीच में ही प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो फिर प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट किए, एंड फ्रॉम देयर यू गॉट योर फर्स्ट कंपनी जी, हाउ वाज इट? Yeah, so I was basically working at Quantrium as an intern, and then GE came to our campus for internship cum PPO, something. Okay, internship cum PPO. And I applied, and this was my first company that I applied for like placement. And I think GE starting में ही आई थी, right? Right, I think in June, July something. Correct. And that time only, and I got placed there. तो फिर वो ऑफर मिल गया, एंड यू आर आल्सो इंटर्निंग एट दैट क्वांट्रियम, राइट? हाँ, ओके। और दिसंबर में मेरा क्वांट्रियम में खत्म हुआ। एक्चुअली उन्होंने फिर से मुझे ऑफर दिया और इंटर्नशिप को एक्सटेंड करने का। अच्छा, पीपीओ नहीं दिया? हाँ, पीपीओ भी साथ में दिया। अच्छा, ओके। और बोला कि इंटर्नशिप को एक्सटेंड। पैकेज रिवील कर सकते हो कितने का मिला था उस समय? अराउंड 12 LPA overall, or 10 LPA, something like 10-12 LPA. 10-12 LPA. Okay. It was a kind of startup, not a very big company. So hardly 20 developers were there in that company. So एक भरोसा तो हो गया, चलो अपने पास एक जॉब है, इतना क्वालिफाइड तो अपन हो चुके हैं कि जॉब तो मिल जाएगी। Right. जो इस बात का फर्स्ट ईयर में डर था, वो डर तो नहीं है अभी। Yeah, I got the offer from there, and I basically declined their extended internship offer, and I joined General Electric. जी, Bangalore. Same as you.
हाँ एक्चुअली हम दोनों साथ में ही थे. अगर तुमने मेरा वो इंटर्नशिप वाला वीडियो देखा होगा तो भाई कहीं दिख जाएगा उसमें. तो at same time I think in 2023 beginning it started, right in January. Correct. Till December I worked there, and in January I joined General Electric. Correct. भाई का जी बैंगलोर था और मेरे को हैदराबाद मिला था, बट अपना इनॉग्रेशन बैंगलोर में हुआ था. तो वहाँ मिले थे. हाँ वहाँ मिले थे, तब से हमारी दोस्ती. दैट्स हाउ आई नो मनीष. तो तब से वी आर इन टच. फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, इंटर्नशिप खत्म हुआ. इंटर्नशिप खत्म हुआ, फिर वहाँ भी ऑफर मिला फुल टाइम का. ज्वाइन किया सेम एज यू इन बैंगलोर and you in Hyderabad. Okay. And yeah, for 2 year I worked there. Around 2 year. 2 years. Not exactly 2 year. मेरा भी 2 साल 1 year 11 month. तो जी में लाइक कौन से टेक स्टैक पे काम करते थे? लाइक फ्रंट एंड था, बैक एंड था? In G I started in front end actually with TypeScript and Angular. अच्छा, सेम एज मी, राइट? Yeah. मैंने भी वही स्टार्ट किया था. इन इंटर्नशिप यू स्टार्टेड विद फ्रंट एंड. Right. Correct. Okay. And after internship also I continued in front end only. Correct. But I got basically opportunity to work on so many things at General Electric. Started in front end, working with like TypeScript, Angular. Then I got some opportunity to work on automations, UI automations. Then some work in backend, like not very big, but kind of some small bug fixes and something. And then some requirement came up to basically work in artificial intelligence and machine learning. उसका भी तुमको थोड़ा नॉलेज तो था ही हल्का? पहले से मुझे, जो मैं फर्स्ट ईयर में किया था और उसके बाद भी थोड़ा बहुत बीच में सीखा था. करेक्ट. मैंने कुछ एक और छोटा सा काम किया था अपने प्रोफेसर के अंडर भी. तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि मतलब मशीन लर्निंग ये सब का. तो मेरे टीम में रिक्वायरमेंट आई, तो मैं सोचा कि ये अच्छा मौका है थोड़ा कुछ और रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने का. करेक्ट. तो मैंने वो काम उठाया मशीन लर्निंग में. मैंने मशीन लर्निंग में काम किया पाइथन में. फिर पाइथन में ही मैंने उसका सर्विस बनाया, खुद से ही मॉडल बनाया स्क्रैच से. ओके. विदाउट लाइक सो मच हेल्प फ्रॉम अदर पीपल. बट उसके बाद तो ज़्यादातर काम मेरा मशीन लर्निंग में ही हुआ. फिर मैंने AI में फाइन ट्यूनिंग LLM से सब पे काम किया. GenAI से कुछ रिलेटेड काम आ रहा था, तो यही पे कर रहा था. तो एक फ़ायदा ये भी था कि कुछ मैं जो काम कर रहा था वो उसका बहुत लोगों को आइडिया नहीं था मेरे टीम में. तो उसका फ़ायदा भी होता था कि टाइम मुझे मिल जाता था पढ़ने का भी थोड़ा. अच्छा. तो अपने हिसाब से काम करके दो और बीच में टाइम भी मिल गया. तो पढ़ने का जहाँ से तुमने भी बोला, तो इसका मतलब तुम वहाँ रहते रहते स्विच का भी प्लान बन रहा था पीछे से? एक्चुअली मतलब ऐसा क्या हो गया जी में कि यू थॉट कि यार मेरे को यहाँ से स्विच मारना है, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस? वो क्या मोटिवेशन था? मोटिवेशन या मजबूरी बोलना सही? नो गूगल एक्चुअली अब चूँकि मैं जैसे मैं बताया, मैं कॉलेज टाइम से ही था मेरा एम कि जाना है वहाँ. और इसलिए मैं उतना मेहनत किया था, CP कर रहा था. तो मेरा था कि यार मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं उतना जो कुछ किया, मेहनत किया, वो तो अभी कुछ अचीव ही नहीं हुआ है. ऐसा कुछ किया ही नहीं हूँ. अभी मैं बोल भी नहीं सकता कि मैं इतना कोड प्रोसेस किया हूँ, ये वो बोलेगा. कोई पॉइंट नहीं है. यही तो काम कर रहे हो. तुम भी यही हो, हम भी यही हैं. ऐसा कुछ है नहीं. तो एक था दिमाग में कि स्विच तो करना है, बट एक था कि 2 साल से पहले स्विच करूँगा तो उतना अच्छा नहीं रहेगा रेज्यूमे के लिए कि मैं मतलब. तो था कि पहले से ही दिमाग में कि 2 साल होते ही मतलब स्विच कर लेना है. एंड तो कोई इशू नहीं था आई मीन एज पर जी में. बट तुम्हारे खुद के एक्सपेक्टेशंस थे कि भाई गूगल का मैंने सोच रखा था, तो वहाँ तो एटलीस्ट एक बार जाना ही है. और 2 साल होने पे लोग ट्राई करते हैं स्विच करने का. व्हाई इज दैट? I think in my opinion that is the best time to basically switch. Why it's the best time? I think क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा स्विच मारने का सोचते रहते हैं. तुमको समझ नहीं आता कि 1 साल बाद मारे, 2 साल बाद मारे, 3 साल बाद मारे. तो उस पर थोड़ा यू नो. I think if you go to any company you will get for lateral hire they pay more if you are coming from another company. So even if you are going on same position. अच्छा. So suppose a company hired you as a fresher, and if they will giving you X amount. So
if they will hire some lateral hire for the same position, With he some might get experience. some X plus Y something. So I It think might you'll be get 2x more. also, right? It can be 2x. It depends on you, like Okay. how capable you are and Correct. how Correct. much other like you have competitive offers and all. तो 1.5 year तुमने वहां तक मस्त काम किया, साथ साथ पढ़ते भी रहे थे. नहीं तो पढ़ना एग्जैक्टली कब स्टार्ट किया? लाइक पढ़ना एग्जैक्टली मैं स्टार्ट किया अब जैसे 2 साल हो रहे थे, मुझे लग रहे थे कि इस साल कहीं स्विच करना है. ओके. I already decided that 2025 I'll have to exit from here. So in I think from January, February, I started applying. Not actually started studying, and I used to apply and get rejection from everywhere. So मैं रेफरल ले रहा था, अप्लाई कर रहा था, कहीं से कुछ आ नहीं रहा था, कहीं से आ भी रहे थे तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, घोस्ट. सारे क्वेश्चन सोल्व भी कर रहा हूँ, फिर भी कुछ आगे बढ़ नहीं रहा. असाइनमेंट भी उनके करके दे रहा हूँ, हाँ. फिर भी कुछ उधर से आ नहीं रहा मीनिंगफुल. इवन HR बोल के पीछे हो जा रहे हैं, कुछ सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछ के पीछे हो जा रहे हैं, तो मैच नहीं हो रहा था. मतलब क्लियर कर लिया, लाइक JP Morgan, JPMC, I think I cleared their test and all. They called me and asked my salary expectation when I said they 1-2 करोड़ get मांग लिया back. क्या भाई ने? तो उन्होंने वापस कुछ आया नहीं. तो ऐसे कई सारी कंपनियों में हुए, अच्छा. तो कुछ आ नहीं रहा था. तो सेम टाइम पे मैंने गूगल में भी अप्लाई किया था. ये गूगल तुमने लास्ट ईयर की बात है, राइट? आई गेस लास्ट ईयर यार इन अक्टूबर नवंबर. in 2024, I think in August I applied at Google. ओके. At some position with I think at one position with referral, and I applied to many other roles also without any referral. Just I applied, हाँ. and अच्छा, मतलब एक कंपनी में अलग अलग रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. right. Then ओके. you can apply for all the openings. I think there is a limit. I think in 60 days or 90 days you can apply just for 3 roles or something. There is a limit. So I was kind of applying everywhere. So whenever I was seeing and I was eligible, I was applying. But I was getting kind of a rejection email from everywhere. And suddenly one day Google recruiter reached out to me on LinkedIn. अच्छा. And that was the point. I thought first I thought I think it's some kind of scam or something. कि मेरे को कैसे रीच आउट कर लिया? I think I didn't believe. I asked my friend that what do you think, this is scam or something? He said even if it is scam, क्या फायदा, दे दो. you don't have any money in bank account. Just give him the details. Okay. So I trusted him and sent him my resume and contact number. Correct. Then he called me and asked about my backgrounds and नॉर्मल फोन पे जो जैसा. हाँ, उन्होंने मतलब नॉर्मल. आई थिंक फॉर half an hour we were kind of talking. He asked so many questions related to my background, my experience, how good I am and problem solving and data structures. क्योंकि आई गेस गूगल मोस्टली फोकसेस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, बाकी चीज से मतलब नहीं है. तुमने कितना भी फोड़ा हो, तुमको DSA आना चाहिए अच्छे से, है कि? राइट. ओके. तो उसने काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें रिक्रूटर ने पूछा, मैंने सब बताया. सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी पूछे, मैंने थोड़ा कम ही बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैंने ज़्यादा बोल दिए तो फिर से ये भी ना भाग जाएगा, घोस्ट कर दें. तो मैंने बताया और फिर उन्होंने फिर मैं प्रिपरेशन चूँकि किया नहीं था, मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए, और गूगल है, क्या पता ये मौका दोबारा ना मिले. और अभी तक मुझे मौका मिला नहीं था कभी भी इंटरव्यू देने का. और मैंने ऐसे ही सुन रखा है कि अगर तुम गूगल से एक बार रिजेक्ट हो जाओ तो 6 मंथ तक यू कैन नॉट अप्लाई देयर. आई थिंक फॉर 1 year. 1 year. For 1 year there is a cooling period. So I thought this is the best chance and this is the only chance I have got. I thought it like it's a पूरा make or break deal. So okay. I gave all, like whatever I had to basically. Okay. तो मैंने 3 वीक का प्रिपरेशन का टाइम मांगा और 3 वीक के बाद मेरा फर्स्ट फोन स्क्रीन राउंड शेड्यूल. दिस इज अराउंड दिसंबर लास्ट ईयर आई गेस. या राइट. दिसंबर. ओके.
तो दिसंबर में तुम्हारा फर्स्ट Recruiter reached out to me in November, I think in middle November, ओके and he gave me then 3 weeks of time something, and I think around December 12 or something my first round was scheduled. ओके। तो इससे पहले कि मैं तुमसे पूछूंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से इंटरव्यू लाइक कौन कौन से कितने राउंड्स हुए, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि भाई तुमने रिसोर्सेज कौन से यूज़ किए, लाइक व्हाट आर द रिसोर्सेज जो तुमने लाइक पता था कि यहाँ से कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, मोस्टली मेरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। क्योंकि आज के ज़माने में इतने सारे रिसोर्सेज हैं ना कि भाई कि मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई यहाँ से पढ़ूँ कहाँ से पढ़ूँ। तो एक फ्रेमवर्क, एक माइंडसेट क्या होना चाहिए when we are like studying for DSA or when we are trying to switch or even for the freshers जो लोग सोच रहे हैं एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए, उनको रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने चाहिए और कैसे फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली जब आपको पता हो कि आपका इंटरव्यू कब है, तब शायद आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक अप्रोच लेना पड़ेगा। जब आपको पता है कि आपका इंटरव्यू 2 महीने बाद है या 2 वीक के बाद है, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। एज ए फ्रेशर होता है, आपको पता होता है कि कंपनियाँ आएंगी, नवंबर में आएंगी, दिसंबर में आएंगी, ये भी नहीं पता होता आपको कि आएंगी कि नहीं आएंगी भी तो आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, या फिर आएंगी तो पता शायद एक राउंड होगा कि आपका कई राउंड होगा, ऐसा रहता है। हाँ। तो उसमें आपको होता है कि चलो आती हैं कंपनियाँ, आपको पता है कंप्यूटर साइंस के लिए ले जाती है, तो शायद आपका CGPA अच्छा है, अलाउड रहोगे आप, तो आपके पास 1 साल का टाइम है, तो उसमें आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट ऐसा जब आपको रहता है कि आपको कॉल आ चुका है इंटरव्यू का और आपको पता है कि 2 वीक के बाद से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आई थिंक फास्ट ट्रैक आपको कोई अप्रोच लेना होता है। एक तरीके से इन शॉर्ट कहना चाहते हो कि जब तक इंसान के ऊपर डेडलाइन का वो तलवार न लटके ना, तब तक इंसान वो अच्छे से तो एक्चुअली वही था कि मैं अप्लाई तो कर रहा था बहुत जगह पे, बट मैं पढ़ नहीं रहा था उतना सीरियसली। मैं कोई कोडिंग पढ़ाई कहाँ से की? हाँ, तो मेरे जब आ गए कॉल और रिक्रूटर ने जब रीच आउट किया, तब मैंने 3 वीक का जब टाइम लिया तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। ओके। तो पढ़ने के लिए मैंने बेसिकली प्लान बनाया कि कैसे पढ़ना है। ओके। तो अब गूगल का ऐसा होता है इंटरव्यू का कि आप जब फर्स्ट राउंड आपको क्लियर करना ही होता है, क्योंकि वो एलिमिनेटरी राउंड होता है। अगर वो आप क्लियर नहीं किए तो आगे आप नहीं बढ़ते हो। अच्छा। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो फर्स्ट राउंड, फोन स्क्रीन राउंड, तो आपको उसके बाद 4 राउंड और होंगे ही होंगे। वो उसमें वो एलिमिनेशन नहीं होता, वो 4 राउंड के बाद ही आपके परफॉर्मेंस को देख करके एलिमिनेशन होता है। तो मेरा पहला फोकस यही था कि मैं एक एक स्टेप करके आगे लूँगा। मैं पूरे राउंड को आगे जाके नहीं सोचूंगा कि सब कुछ करना है, बट कुछ इस तरह से करना हो कि एक इंक्रीमेंटल हो। बट मेरा पहला फोकस यही था कि पहले तो सबसे पहला इंटरव्यू क्लियर करना है, फोन स्क्रीन। 3 वीक का टाइम है और इस तरह से मुझे प्रिपेयर करना है ताकि पहला राउंड क्लियर होना ही चाहिए और उसके बाद सारे टॉपिक टच हो जाने चाहिए। एटलीस्ट सबसे एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन लगा देना चाहिए मुझे, ताकि फिर अगले अगर राउंड्स मेरे अगर जल्दी भी शेड्यूल हो तो मेरा टच क्या हो रहा है। जो सारे टॉपिक्स है वो लाइक कहाँ से पढ़े, लाइक LeetCode, GFG, और सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ किया? I think I totally used LeetCode only. This time इससे पहले मैंने कभी भी LeetCode पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाया नहीं था, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप हो गया था बिना LeetCode किए हुए ही, और मैं उसके पहले कोड कोर्सेस करता था। तो एक अच्छा फाउंडेशन तो हाँ। फिर जब मेरे जी में जॉब लग गए थे, जैसे जी में इंटर्नशिप लग गए थे, तब मैं सोच रहा था कि मुझे और कहीं से जॉब वॉब मिल जाए। उसके लिए मैं LeetCode करना स्टार्ट किया था। ये LeetCode मोस्टली प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड ये सब करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब में मुझे लगता है उसके लिए कोड फोर्सेस बहुत अच्छा है। आपको एड हॉक क्वेश्चन ये सब करने की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, और ना देखा हुआ क्वेश्चन भी आपको करने का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है, कोड फोर्सेस ये सब करने से। हाँ। CP के। ओके। तो मतलब किसी इंसान को गूगल या उसके जैसी कंपनी में जानी है तो LeetCode करना इनफ है या फिर उसको CP टच करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे लगता है LeetCode भी इनफ है। अच्छा। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले रहे हो प्रॉब्लम सोल्व करने का LeetCode से भी, तो आप कर सकते हो। वहाँ भी कॉन्टेस्ट होते हैं, आप
में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे को जितना समझ में आया कि तुम्हारा एक वो बेसिकली मेरे को जितना समझ में आया कि तुम्हारा वो इंटेंशन डेवलप हो जाना चाहिए कि तुमको अनसीन क्वेश्चन देख के तुम लाइक पैनिक ना हो, यू नो हाउ टू अप्रोच इट, वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। राइट। हाँ, तब तक लीड कोड करो, ये ना कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस को बैठ के, जैसे आजकल शीट बहुत सारे मार्केट में बिक रहे हैं, राइट, बहुत सारे लोगों के शीट हैं, तो लोग वो उसको एक काइंड ऑफ रट लेते हैं और कई बार वो करके उनका सिलेक्शन हो भी जाता है। तो ये सही तरीका है या फिर इससे बेटर भी कर सकते हैं? नहीं, जैसे मैंने क्या किया था वो मैं बताऊंगा कि मैंने पहले वही किया, वो जो 3 वीक का जो मुझे टाइम मिला उस पर मैंने टॉपिक वाइज पहले जैसे डीपी, ग्राफ और रिकर्शन और जो भी सारे जो टॉपिक्स हैं, लाइन स्वीप हो गए, ट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, ये सारे मैंने सारे से मतलब क्वेश्चंस लगाए, 5-6 जितने हो सकते थे। एक्चुअली जो वही सारे क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस जो अच्छे हैं, मुझे लगता है 300 से 400 क्वेश्चन लीड कोड पे बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के लिए। लोग 2-2 हज़ार क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए तो अच्छी बात है, बट वो कोई माइलस्टोन जैसी कोई बात नहीं है। मतलब नंबर इतना मैटर नहीं करता, तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आनी चाहिए, भले तुम 100 क्वेश्चन ही लगाओ। राइट, करेक्ट। हाँ, ओके। 2000 क्वेश्चंस ये आपका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपको करने हैं, आप किसी कोई कर रहा है तो उसको देख करके डिमोटिवेट नहीं होना कि आपको कम पता है। अगर आप वही 500 क्वेश्चन जो अच्छे सवाल हैं उसको आप 2-3 महीने बाद फिर से लगाओगे तो हो सकता है कि आपसे ना हो, तो वही क्वेश्चन अगर आप फिर से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप फिर अगर किए हुए क्वेश्चन में अगर फंस जाओगे तो ज़्यादा दुख होगा कि आपने पहले किया हुआ है और आपसे नहीं हुआ इंटरव्यू में। और मुझे लगता है कि अगर आप जो अच्छे सवाल हैं उनको करते हो तो आपका एक बन जाता है कि अगर आपको इंटरव्यू में उसी पर अगर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। एक तरीके से पैटर्न दिखने लग जाता है, राइट। क्लिक हो जाता है। मेन जो है वही है कि आप अगर क्वेश्चंस आपको देखकर डेटा स्ट्रक्चर अगर हिट हो जाता है कि अगर मुझे ये डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करना है तो फिर कोड लिखने में टाइम नहीं लगता, आप 10 से 15 मिनट में कोड टाइप ही करना है। फिर अगर आपको डीएस से हिट हो गया कि अच्छा ये ट्राई पे सवाल है, ये बाइनरी सर्च पे सवाल है, तो ओवरऑल कहने का मतलब तुम कैसे भी प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी प्रैक्टिस करो, जब तुम क्वेश्चन देखो तो तुमको डेटा स्ट्रक्चर हिट होना चाहिए कि यहाँ पे ये होगा। राइट। बस अगर वो आ गया तुमको 100 क्वेश्चन करने पे भी या 1000 क्वेश्चन करने पे भी, दैट इज द पॉइंट, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। राइट, करेक्ट। चलो, बट वो आएंगे, वो प्रैक्टिस करने से ही, आपको उसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो स्किल डेवलप होगी कि आपको क्वेश्चंस देख के पता चल जाएगा कि अच्छा है इसमें लाइन स्वीप है या बाइनरी सर्च है या डीपी है। तो एक शीट भी फॉलो किया जा सकता है जस्ट टू टच ऑल द टॉपिक्स। एक बार वो कंप्लीट हो जाए तब अपने को अनसीन क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो ताकि हमको, बिकॉज इन इंटरव्यू आपको पता नहीं होता है, इंटरव्यू विल नॉट से दैट दिस इज अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट, एग्जैक्टली, दिस इज अ बाइनरी सर्च बेस्ड क्वेश्चंस, लिस्ट दैट शीट इज ओके फॉर प्रैक्टिस, you can touch all the topics and all. Correct. And I used this sheet before my on-site rounds because I knew that now my on-site round is going to happen. So I used, I think, this Striver 79 question sheet because just before for 1 week I kind of सारे important questions touched I think all the important all the questions. concepts at least. Right. Okay मनीष, तो अभी अपन बात करेंगे कि तुम्हारे गूगल में कितने इंटरव्यूज हुए और उन इंटरव्यूज का डिफिकल्टी लेवल क्या था और कौन कौन से टॉपिक पे गूगल ज़्यादा फोकस करता है। तो 4 राउंड जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरे हुए थे टेक्निकल्स। ओके, मतलब जनरली होते हैं 4 टेक्निकल और 1 गूगलीनेस। तो 4 टेक्निकल और 1 गूगलीनेस या फिर इंक्लूडिंग? नहीं, 4 कोडिंग राउंड और 1 गूगलीनेस, 5। ओके, हाँ, 4 में एक फ़ोन स्क्रीन राउंड होता है जो एलिमिनेटरी होता है और उसके बाद 3 होते हैं, उसको ऑन साइट राउंड बोलते हैं बट वो होता है ऑनलाइन ही। तो क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो मीडियम टू हार्ड ही होते हैं, काइंड ऑफ दे विल आस्क यू अ मीडियम क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन दे विल आस्क यू अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन द टॉप ऑफ दैट, जो हार्ड बना देता है। हाँ, जो उस क्वेश्चंस को हार्ड बना देगा।
और एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आप 40 मिनट में आप दोनों क्वेश्चंस कर दो। ये तो काफ़ी कम टाइम है। हाँ, 45 मिनट्स के होते हैं टोटल जो इंटरव्यू का जो टाइम होता है, इसमें 5 मिनट आपके जनरली चले जाते हैं। या इंटरव्यूअर 2 मिनट लेट आया, और फिर अगर इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हुआ, और वो ये सब नहीं पूछते तुम्हारा इंट्रोडक्शन। जनरली कई इंटरव्यूअर आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पेस्ट कर देंगे आपके गूगल डॉक में, और आपको करना होता है। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, वो आपके लिए भी अच्छा होता है क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। करेक्ट। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आप 40 मिनट में आप उनके दोनों सवाल कर दो क्वेश्चंस, तो आपके लिए भी अच्छा है कि अगर वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका ज़्यादा इंट्रो ये सब देने में। तो क्वेश्चंस मीडियम टू हार्ड ही होते हैं। कौन से टॉपिक्स के होते हैं? टॉपिक्स अगर मैं बोलूँ तो ग्राफ और डीपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आजकल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे तो नहीं पूछते मतलब। नहीं, वो हार्ड तो ग्राफ और डीपी से ही बनता है। हाँ, तो उसी पे करते हैं ज़्यादा सवाल। जैसे मेरे कहूँ तो मेरे एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर से आया था। ओके। और एक में ग्राफ, फिर में डीपी, और एक में स्लाइडिंग विंडो प्लस डीपी। ओके। समथिंग लाइक दैट। तो पहला फोन स्क्रीनिंग राउंड हुआ 40 मिनट्स का पहला, राइट। वो हुआ आपका नवंबर दिसंबर में? दिसंबर में हुआ। फिर उसके बाद इमीडिएटली दूसरा राउंड हो गया या फिर क्या सीन था? नहीं, इमीडिएटली नहीं हो पाया। एक्चुअली रिक्रूटर ने मुझे फ़ोन स्क्रीन के राउंड के जस्ट अगले दिन मुझे बता दिया था कि आपका सक्सेसफुल रहा है फ़ोन स्क्रीन राउंड, और इसके बाद आपके 4 राउंड और होंगे। इसमें 3 टेक्निकल और एक गूगलीनेस राउंड होगा। ओके। और मुझसे मेरे अवेलेबल टाइम उन्होंने पूछा था, जो मैं दे दिया था। बट इंटरव्यूअर अवेलेबल नहीं होने के कारण दिसंबर में मेरे इंटरव्यू नहीं हो पाए। तो मुझे और थोड़ा टाइम मिल गया अब प्रिपेयर होने का। फिर मेरे जनवरी और फरवरी होते मेरे सारे ऑन साइट राउंड कंप्लीट हो गए थे फरवरी तक। तो मोस्ट ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड जो भी हुआ वो 45 और 40 मिनट्स के अराउंड ही होता है। ओके ओके। एंड तुम बता रहे थे कि फिर लास्ट राउंड में तुम्हारा एक थोड़ा सा खराब हो गया था। तो उसका वो वाला दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज। हाँ, एक राउंड में मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया था। ओके। थोड़ा मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था। वो एक्चुअली क्वेश्चंस ही मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। वो होता है ना कि बाकी सारे राउंड्स मेरे बहुत अच्छे गए थे। लगभग मैंने 30 मिनट में मैंने उनके दोनों सवाल सोल्व कर दिए थे। क्रेजी भाई, क्रेजी। और जो टेस्ट केस लिखने होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, एक बार आपको ड्राई रन करके देखना होता है। टेस्ट केसेस से सब, कॉर्नर केसेस से सब भी लिखने होते हैं। तो वो सब करते मतलब बाकी सारे राउंड में मैंने 30 मिनट में ही कंप्लीट कर दिए थे। मेरे इतने अच्छे गए थे बाकी सारे राउंड। एक राउंड में मुझे ऐसा हुआ था, शायद मेरा वो अच्छा दिन नहीं था या कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया था। मुझे क्वेश्चंस ही समझ में आने में थोड़ा, पहला 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो मैंने 10 मिनट में ही कर दिया था। ओके। फिर उसके बाद उन्होंने जो फॉलोअप पूछा उस पर, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्वेश्चंस ही मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैं जो भी अप्रोच ले रहा था वो मुझे ही गलत लग रहा था। तो मैं बार बार इंटरव्यूअर से एक्सप्लेन करने बोल रहा था उस क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन। तो ऐसा करते करते शायद 45 मिनट की जगह पे 1 घंटे हो गए। तो उस राउंड का मुझे थोड़ा नेगेटिव फीडबैक चला गया था। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, बट ये नेगेटिव ही था कि मैं टाइम पे कर नहीं पाया या फिर ज़्यादा टाइम लिया समझने में। तो रिक्रूटर ने मुझे अप्रोच किया था और बोला कि इसी के साथ जा सकते हैं या फिर फाइनल वर्डिक्ट के लिए, या फिर मतलब हायरिंग कमेटी होता है उसके बाद कि तुम्हारे इंटरव्यू होने के बाद हायरिंग कमेटी के पास जाते हैं तुम्हारे फीडबैक, और फिर वो मतलब डिसाइड करते हैं कि आपको ऑफर के लिए जाना है या नहीं। करेक्ट। तो रिक्रूटर ने मुझे पूछा कि या तो इससे भी जा सकते हैं, या फिर अगर तुम श्योर हो कि चाहते हो कि एक राउंड और तुम्हारा हो जाए उसको मैनेज करने के लिए, तो कर सकते हैं। ये तो काफी डेंजरस सिचुएशन हुआ, मतलब बेट हो गया ना कि मतलब राइट। और हार्ड
कि पता नहीं कैसा राउंड हो जाएगा, या फिर अभी थोड़ा नेगेटिव के साथ ही मतलब फीडबैक मतलब एंड कर दूं उसको, है ना? तो Right. क्या किया? तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था ही, और उस राउंड में मेरा ख़राब हुआ था इसलिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, ओके। और सवाल मैंने कर ही दिया था, बट टाइम लगा था। तो मुझे लगा कि एक राउंड और दे भी दूंगा तो शायद, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा क्योंकि मैंने सारे राउंड दे दिए थे और बहुत अच्छे गए थे। तो मुझे था कि अगला राउंड भी मेरा अगर हुआ तो अच्छा कर दूंगा मैं। तो मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं बोल दिया कि एक राउंड और देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर मेरे एक एक्स्ट्रा राउंड हुआ, और वो भी प्रॉपर डीएसए पे ही हुआ था, और वो बहुत अच्छा गया। लकीली, या फिर शायद मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, बट वो जो एक्स्ट्रा राउंड हुआ वो मेरा दी बेस्ट था। सारे राउंड से भी अच्छे चले गए वो राउंड। अच्छा। वो तो उसके बाद मैं श्योर हो गया था कि यहाँ से तो अब रिजेक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर टीम मैचिंग हुआ और ऑफर भी मिल गया। तो कैसा फीलिंग था भाई? कैसा फील हुआ? इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत एक बार में दिखा कि यू आर फाइनली एम्प्लॉयड फ्रॉम @gmail.com से @google.com। क्या तो क्या फीलिंग एक बहुत अच्छा फीलिंग था, और ऐसा लगा कि मैंने अब तक जितना भी मेहनत किया था, जिस चीज़ के लिए किया था, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, वो फाइनली मतलब वर्थ इट था। और बहुत ही अच्छा लगा कि अपने भगवान नहीं, शायद कुछ अचीव कर लिया हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलने लग जाते हैं। सही है। फैमिली से, फ्रेंड्स से, कलीग्स से। ओके, बढ़िया। तो पहला किसको न्यूज़ बताए थे आप कि भाई हो गया मेरा गूगल? माय फ्रेंड्स, माय फ्लैटमेट्स। ओके। हाँ, वो काफ़ी क्लोज है मेरे, तो मेरे से ज़्यादा वो लोग भी एक्साइटमेंट रहते थे मेरे इंटरव्यू के लिए कि कैसा जाएगा इस बार। मुझे इंटरव्यू से पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता है, बहुत ज़्यादा मैं कितनी नर्वस भी होता अच्छी हूँ। प्रिपरेशन हो, गूगल है तो भाई प्रिपरेशन तो हो गई। हाँ, और मैं शायद कुछ ज़्यादा ही नर्वस रहता हूँ मैं। मुझे प्रिपरेशन भी रहती है, मैं नर्वस शायद अगर मेरे इंटरव्यू 2 बजे से हैं दोपहर में, फिर भी मैं सुबह से ही परेशान रहता हूँ कैसा जाएगा, कैसा होगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करेक्ट। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा यार कि मतलब जो लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, लाइक क्योंकि पूरे दिन तुम काम कर रहे हो, थक के हारे ऑफिस से आ रहे हो, फिर टाइम निकाल रहे हो, फिर मन नहीं कर रहा है, वीकेंड टाइम मिलता है उसमें भी पढ़ नहीं पाते। तो भाई वो पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया एक फुल टाइम जॉब के साथ? क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए वो मैनेज करना, तो वो कैसे मैनेज किया तुमने? हाँ, तो ये सच में डिफ़िकल्ट तो होता है, बट एक फ़ायदा था कि जी में डेली ऑफिस जाना मैंडेटरी नहीं था, 2 दिन ही ऑफिस जाना रिक्वायर्ड रहता था। और तो उसका मुझे थोड़ा फ़ायदा मिला कि मैं घर से काम करने लग गया 3 दिन, और साथ में प्रिपरेशन करने लगा। और चूँकि मुझे बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे, तो मैं मेजरली वही करता था, रात में भी कोडिंग ही करता था। एक था कि स्लीपिंग साइकिल ये सब सारा डैमेज हो चुका था। रात के वर्क लाइफ बैलेंस वाला डेफिनेशन होता है, 2-3 बजे सोता था, फिर सुबह 7-8 बजे उठ जाता था। करेक्ट। तो कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं। मुझे लगा कि यही मौका है। व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग यू डोंट काउंट कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, बस दिन रात वही सिचुएशन है। या ओके, मुझे था कि अभी नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी बहुत सारे जगह अप्लाई करके थक चुका हूँ। यही एक जो चल रहा है, अब इसमें कुछ भी हो जाए इसको करना है। बट स्टिल एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, या फिर वो अपने आप अंदर से वो मोटिवेशन आता है? राइट, आई थिंक मोटिवेशन ही है। टाइम टेबल तो हम लोग बचपन से कई बार बनाने का ट्राई किए हैं कि ये फॉलो करेंगे, होता नहीं है। बट आपके लाइफ में कभी सिचुएशन आएगा जिसमें आपको मेक और ब्रेक का सिचुएशन रहेगा, तब लगे ऑल इन दे देना है भाई। राइट, तो मेरे लिए वैसा था कि जो भी है झोंक देना है इसमें। करेक्ट, किसी न किसी तरह करना ही है इसको। और फाइनली यू गॉट हियर। राइट। तो ऐसा कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, अगर कुछ चाहिए तो भाई लड़ो और छीन लो, यही है। क्योंकि आजकल जो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, राइट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट, क्योंकि अभी जैसा ले ऑफ का सीन भी चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अच्छे लोगों की जॉब चली जाती है, वो लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं, हम भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। तो यार थोड़ा फन सेक्शन की बात करते हैं। क्या गूगल
कि ऑफिस जाके कैसा लगा भाई, वहाँ पे जो सुनी सुनाई बातें क्या वो सही में सच है? जितना मर्जी जितना चाहो खाना खा सकते हो फ्री में, जब चाहो मतलब ब्रेक ले सकते हो, कैब का आना जाना, क्या ओवरऑल पर्क्स ऑफ गूगल क्या है? Fox, I think it's the best ओके, compared to like all other companies. मार्केट में जो भी बातें हैं वो सच है कि झूठ है? फूड के बारे में आपने जो कहा वो सच है। Okay. शायद खाना वहाँ जो मिलता है वो शायद 5 स्टार होटल जैसा खाना है। आई थिंक गूगल पैम्पर्स अलॉट देयर एम्प्लॉय। सो ऐसा है कि जैसे घर पे आप होते हो, आपको पूछता है, आपके मम्मी पूछते हैं बाबू खाना खाओगे यार 2 घंटे पे, तो वैसा ही है। बाबू बहुत ज्यादा कोड कर लिया, आओ खाना खा लो। हाँ, तो खाना भी टॉप क्लास होता है, हाँ, राइट? बिल्कुल। बहुत सारी वैरायटी खाना मतलब बहुत सही है। ऐसा है कि आप एक बार वहाँ हो तो आपको खाने की चिंता नहीं रहेगी कभी। सारे बहुत सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, पैसा कितना है भाई तुम्हारे पास? कितने का पैकेज लगा ये बताओ, जनता को पैसा जानना है। गूगल ठीक है, पैसा बताओ कितना है भाई? आई थिंक सैलरी इज आल्सो आई थिंक टॉप नॉच। सो सैलरी तो I think I'll say like, एग्जैक्टली यू कैन गिव अ रेंज कि एक अगर फ्रेशर है गूगल में उसको कितना मिलता है? यू कैन गिव अ रेंज। fresher I'd say like I think 40-50 lakh 40 to 50 lakh CTC. इंक्लूडिंग बेस base stock bonus ज्वाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो बेस स्टार्टिंग में आई गेस अगर एक फ्रेशर है तो उसको कितना मिलता है? I think around 18-19 18-19। ओके, और स्टॉक? I'd say $20,000 or something. $20,000 उसका डबल कर दो भाई। इतना इज इट डबल? No. ओके, तो ये समझ जाओ यार कि 2 साल के बाद यू गेट अ गुड रेज 1.5x 1.7x के राउंड भी हो सकता है, करेक्ट? 1.5x 1.7x तो एग्जैक्ट तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं भाई की जॉब चली जाएगी, अभी भी लगी है। तो लगा लो यार, वैसे भी गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, Right. ठीक है? तो बेसिकली अगर हम CTC की बात करें तो अबव 50 है, Right. अबव 50। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। एंड और भी अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक बंदा है कॉलेज में है, अब उसको गूगल टाइप कंपनी में फोकस करना है, तो फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे उनको जो ऐसे लगे पड़े हैं कि भाई गूगल से नीचे तो नहीं करेंगे या फिर एक अच्छी जॉब चाहिए? व्हाट्स द फाइनल एडवाइस एक मेंटर, एज अ सीनियर जो ऑलरेडी बच्चे हैं कॉलेज में या फिर जो ऑलरेडी जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, कोई एडवाइस देना चाहोगे? अगर आप कॉलेज में हैं तो अगर आपके कॉलेज में आती है अगर गूगल, तो आई थिंक उससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। हाँ। क्योंकि आप वो इजी हो जाता है थोड़ा कॉलेज से प्लेस्ड होना, क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ आती ही हैं आपको हायर करने। बट ऑफ कैंपस में ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा भीड़ है ऑफ कैंपस की में, तो उधर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। मेजरली DSA ही इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए। ओके, तो आपने अगर लीड कोड पे अच्छे 300-400 सवाल अगर अच्छे वाले आपने खुद से किए हैं, चैट GPT और ये सब का यूज नहीं करके, तो करेक्ट। आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड। सो ओके गाइज, सो मेरे को बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता लगी होगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली जो मेरे को इतनी इन डिटेल पता नहीं थी। एंड एक और जो लोगों का माइंडसेट होता है ना कि जैसे कि अपन अगर कॉलेज में होते हैं या फिर कोई ऐसी ठीक ठाक कंपनी में होते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है ना कि भाई जो गूगल में काम कर रहा है या फिर जो IIT में जो स्टूडेंट है, वो उसको हम लोग पेडेस्टल पे रखना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? कि भाई वो तो गॉड है भाई, हम तो उसके जैसा बन ही नहीं सकते। बट नाउ आई एम सिटिंग विद फ्रंट ऑफ यू, मुझे ऐसी लग रहा है कि चीज़ें डूएबल है इफ़ यू फॉलो अ प्रोसेस, इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, तुम इनफ हार्डवर्क पुट करते हो तो चीज़ें डूएबल है। दूर से देखो तो लगेगा कि भाई वो चीज़ तो नहीं कर सकते अपन। इफ यू आर इन IIT और समवेयर, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, रास्ता आसान हो जाता है, डायरेक्ट होता है। अगर आप थोड़ा ऐसे कॉलेज से हो जहाँ पे ऐसी कंपनियाँ नहीं आती हैं, या आप उतने ज़्यादा ब्राइट हो भी नहीं IITians जैसे,
आपने पहले उतना हार्ड वर्क नहीं किया है तो थोड़ा सा रास्ता आपका लंबा हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं कि रास्ता है ही नहीं। बट वही है कि अगर तुमको कुछ ऐसे जगह पे जाना है तो डिसिप्लिन हार्ड वर्क तो ठीक है, बट थोड़ा सा पागलपन भी होना चाहिए, यू नो, Right. कि दिन रात लगे हो। क्योंकि तुमको अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो कायनात पीछे पड़ी जाती है, तो दिल से चाहना ज़रूरी है ना। तो इसी नोट पे अपन ये पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस पॉडकास्ट, और अगर कुछ भी कनेक्ट करना है सो यू कैन कनेक्ट विथ मी एज वेल एज विथ मनीष भाई। इसका लिंक्डइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन DM हिम, यू कैन बग हिम, एंड रेफरल चाहिए तो भाई दे देगा और पार्टी तो अभी लेनी बाकी है इनसे। सो डेफिनेटली भाई काफ़ी मज़ा आया बात करके, एंड आई होप इट इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, इंस्पायर्ड एज मी एज वेल। तो ख़त्म करते हैं। ओके बाय, सी यू इन अदर वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।